वाइटी सुखिंदर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है, आपने उसको सेटअप तो कर लिया होगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें आप बेसिक सेटअप कैसे करेंगे एसईओ का, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो लोग जानते भी हैं कि एसईओ कैसे सेटअप करना है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, वो लोगों का थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा, साथ उनको कुछ नया सीखने को भी मिल जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक वेबसाइट है जो कि डेमो साइट हमने बना रखी है। ये एक गेमिंग वेबसाइट है, और यहाँ पे जो है तो ऑनलाइन गेम प्ले होते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन ही होती है, मतलब कोई भी यूज़र आकर के यहाँ पे जो है तो ऑनलाइन गेम प्ले कर सकता है, ठीक है, विदाउट डाउनलोड किए हुए। तो ये गेमिंग वेबसाइट है जो कि हमने एज अ डेमो पर्पज़ के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। और अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गेम लोड होना चालू हो जाएगा। ये थोड़ा लोड लेगा। और यदि आप एक गेम वाली वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, तो आप मतलब आप भी बना सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि मैं इसके प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मैं एक इसका एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। अभी देखो, यहाँ पे मैं प्ले वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये थोड़ा सा ऐड आया, इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये लोड होना चालू हो गया है, ठीक है। मैं ज़्यादा लोड नहीं करूँगा इसको, नहीं तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से होम पेज में बैक आता हूँ। और यदि ये जो हमने डेमो साइट बनाई है, इसमें यदि आप देखेंगे तो गूगल की एड्स भी आ रही है। तो अपने मेन ब्राउज़र में इसलिए नहीं आ रही है। तो एक बार हम यहाँ पे विज़िट करके आपको दिखा देते हैं। हो सकता हो यहाँ पे शो हो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक ही आईपी से बार-बार साइट को विज़िट करते हैं, तो ऐड आना बंद हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस साइट को जब सेटअप किया था, तो बार-बार हमको विज़िट करना पड़ा था। इस कारण से भी इसमें ऐड शो नहीं कर रही है। पर हम किसी भी आर्टिकल्स में एक बार ओपन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो ये गूगल की एड्स यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये लूडो गेम ऑनलाइन जो है तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। तो गेम वेबसाइट बना कर भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। हमने बस ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी हम बैक आते हैं अपने होम पेज में। और गेमिंग वेबसाइट में आपको काम करने से बेनिफिट ये मिलता है कि आपको ज़्यादा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मेन कंटेंट लिखो और उसका एसईओ करो, आप आराम से रैंक कर सकते हो, ठीक है। और ट्रैफ़िक जो जो भी ट्रैफ़िक आता है आपकी वेबसाइट में, वो ट्रैफ़िक रुकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई भी यूज़र आया और वो इस वाले गेम पे यदि वो प्ले करता है, इसको यदि वो प्ले करेगा, इसमें इसमें ओपन करेगा इसको, तो एटलीस्ट वो 2 से 3 मिनट या 4-5 मिनट वो गेम को प्ले करेगा, खेलेगा। मतलब वो यूज़र आएगा आपकी वेबसाइट में 4 से 5 मिनट तक रुकेगा, ठीक है। और यदि आप गेमिंग साइट पे आप काम करते हो और एडसेंस का अप्रूवल लेकर के काम काम करते हो, तो बेनिफिट ये होता है कि आपको जो एड्स आएँगी, वो ज़्यादातर गेम वाली ही एड्स आएँगी। जैसे अभी इसमें दूसरी एड्स आ रही है, पर जब यूज़र की डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो कैसी-कैसी एड्स आएँगी, पर ज़्यादातर गेम वाली एड्स ही आती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एड्स में क्लिक होने के चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं जेन्युइन तरीके से। इससे आपकी रेवेन्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और अभी मैं इसमें प्ले वाले बटन पे अपने कीबोर्ड से मैं इसको हैंडल भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन गेम वाली साइट भी आप बना सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि इसका मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं इसका एक वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा, ठीक है। जिसमें मैं बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस चीज़ को आप बना सकते हो। और गेम वाली वेबसाइट में आपको मिनिमम मतलब जो है तो 6 से 7 महीने कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो ट्रैफ़िक बूस्ट होगा आपकी साइट में, वो बहुत ही अमेज़िंग होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ।
और यहाँ पे मैं पोस्ट वाले सेक्शन में भी आऊँगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑल पोस्ट में यहाँ पे लगभग मैंने 12 पोस्ट पब्लिश कर रखी है। टोटल हैं तो 12 पर 2 मैंने ट्रेस कर रखी है और पब्लिश में 12 हैं। ठीक है, मतलब टोटल 14 पोस्ट हैं। तो 12 पोस्ट में ये पोस्ट है। अब इनका किनका पब्लिश तो कर देगा, पर किसी का यहाँ पे एसईओ नहीं किया गया भाई हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप वर्डप्रेस को सेटअप करते हो, आर्टिकल वगैरह लिखते हो, आपका कंटेंट किसी भी मतलब कैटेगरी का हो या लैंग्वेज में हो, बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिस भी लैंग्वेज में हो वो मैटर नहीं करता है। मेन डिपेंड करता है कि आपकी साइट में जो कंटेंट है वो कंटेंट किस क्वालिटी में लिखा गया है और इसमें जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए गए हैं वो कीवर्ड किस तरीके से किए गए हैं। अब ये डेमो साइट है तो हमने इसको डेमो पर्पस ही रखा हुआ है, तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको जो है तो रैंक करा के और साथ ही जो है तो मैं आपको इस साइट में कंटिन्यूस में जो भी मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं इसी साइट का एग्जांपल लूँगा और इसी साइट को मैं आपको रैंक करा के भी दिखाऊँगा। ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्डप्रेस पे आ जाना है और यहाँ पे प्लगइन वाले सेक्शन में आना है और ऐड न्यू प्लगइन वाले बटन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक सेटिंग बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप वर्डप्रेस को सेटअप करते हैं, तो सेटअप करने के बाद जो है आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है। जैसे आप सेटिंग में आएँगे और यहाँ पे आप परमालिंक वाली सेटिंग में आएँगे और यहाँ पे आपको कई सारे आपको परमालिंक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। एक्चुअली परमालिंक होता क्या है, जो यूआरएल आपका इधर दिखता है इसको हम बोलते हैं परमालिंक। तो जो परमालिंक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है वही परमालिंक स्ट्रक्चर आपको सेटअप करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है पोस्ट नेम का। तो ये गूगल की नज़र में ये बहुत ही मतलब यूआरएल फ्रेंडली परमालिंक है, यानी कि गूगल फ्रेंडली परमालिंक है। और ये परमालिंक थोड़ा दिखने में भी और गूगल को समझने में भी थोड़ा आसानी होती है, पर गूगल के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। पर ये परमालिंक जो है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है पोस्ट नेम का, इसको आप सेटअप करके रख सकते हो। नॉर्मली जब आप ब्लॉगर में दूसरे वेबसाइट आप बनाते हो तो वहाँ पे आपका मंथ और नेम वाला ये वाला परमालिंक सेट रहता है, पर ये भी ठीक है। पर अभी आप वर्डप्रेस पे हो तो वर्डप्रेस पे आप ये वाला परमालिंक रखो पोस्ट नेम का। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे मीडिया पे आना है। अभी देखो, मीडिया पे आने के बाद जो है तो यहाँ पे आपको थंबनेल का साइज लिखा हुआ है। तो जो मीडियम साइज और लार्ज साइज है, ये क्या करता है कि जब आप कोई भी इमेज अपलोड करते हो तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक आपकी जो इमेजेस होती है उसको 3 साइज में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो होस्टिंग होती है उसके जो मतलब होस्टिंग का जो रिसोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो जाता है, जिससे कल को आगे चल करके जो है तो यदि आपकी साइट में ट्रैफिक बढ़ेगा या फिर आप कहीं मल्टीपल साइट आप होस्ट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर दिक्कत कर सकता है। तो और बैकअप जब भी आप अपनी वेबसाइट का बैकअप लेंगे तो बैकअप भी बहुत ज़्यादा हैवी बनेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिंपल आप क्या करिए, ये जो मीडियम साइज़ है इनको आपको सीधे डिलीट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये एक ही साइज़ में थंबनेल को ये बनाएगा। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर दिखेंगी। ऐसा नहीं होगी कि जो आप थंबनेल में ऐसा कुछ करेंगे तो आपके इमेज की साइज़ बिगड़ जाएगी। वही टोटल वही इमेज है, जो इमेज आपने सेट कर रखी है वही इमेज है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, आपको रेटिंग वाले सेक्शन में आना है और रेटिंग वाले सेक्शन में आपको एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है। जब भी आप सेटअप करते हैं वेबसाइट को तो यहाँ पे जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है इसको आपको चेक नहीं करना है, ये अनचेक होना चाहिए। ठीक है, बाकी सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हो। यदि आपकी जो वेबसाइट है आपने कस्टम होम पेज बना के रखा हुआ है तो आप यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर हमने यहाँ पे कोई भी होम पेज बना के नहीं रखा हुआ है, हमने यहाँ पे सिर्फ थीम बेस पे ही है, तो हम यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे जो ये सेटिंग जो दिख रही है इससे ये डिसाइड होता है कि आपकी होम पेज में कितने आर्टिकल आप शो कराना चाहते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे कितने आर्टिकल शो होंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 आर्टिकल शो कराने की हमने यहाँ पे लिमिट रखी हुई है, पर अभी करंट टाइम में हमारी वेबसाइट में जो आर्टिकल पब्लिश है वो 12 हैं। तो जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट वाला बटन ऑटोमेटिक आ गया है, मतलब ये एक पेज में
ये 10 आर्टिकल ओनली ये शो करेगा। ठीक है, चलिए अभी इसको हम करते हैं सेव चेंजेस। ओके, इसके बाद क्या करना है, प्लगइन वाले सेक्शन में आना है, ऐड न्यू प्लगइन वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको प्लगइन सर्च करना है रैंक मैथ। आप कोई भी एसईओ प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो, रैंक मैथ आता है, योस्ट एसईओ आता है, ऑल इन वन एसईओ आता है, पर जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ पर्सनल और क्लाइंट्स के लिए, वो मैं रैंक मैथ को यूज़ करता हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि रैंक मैथ को यूज करने से आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि प्रीमियम होते हैं, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं रैंक मैथ के अंदर। वहीं पे आप योस्ट एसईओ यूज़ करोगे तो इतने सारे फीचर्स के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर रैंक मैथ में वो सारी चीज़ें वो सारे फीचर्स यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रैंक मैथ को ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हुआ है, सेटअप भी मतलब सेटअप तो नहीं किया था पर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, आई थिंक सेटअप भी कर लिया हुआ है, लोगो ऑलरेडी बना हुआ, फिर लेकिन मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको रैंक मैथ का ऑप्शन दिख जाएगा। आपके केस में थोड़ा नीचे भी दिख सकता है। यहाँ पे आपको रैंक मैथ में डैशबोर्ड वाली सेटिंग पे क्लिक करना है और जब आप पहली बार इसको एक्टिवेट करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट सेटअप विजार्ड पे भी ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेटअप विजार्ड वाले बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये थोड़ा लोड हो जाए। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला ईज़ी, दूसरा एडवांस और तीसरा कस्टम मोड का। देखिए कस्टम मोड वाला जो ऑप्शन है वो होता है प्रीमियम फीचर्स के लिए, मतलब यदि आप रैंक मैथ का प्रो वर्जन प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है। पर अभी हम फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं तो हम ईज़ी नहीं रखेंगे, हम रखेंगे एडवांस वाला। एंड यहाँ पे सेटअप विजार्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी इसको मैंने कर दिया है। अभी यहाँ पे आपकी वेबसाइट किस टाइप्स की है, पर्सनल ब्लॉग है या कम्युनिटी ब्लॉग साइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है, वेब शॉप है, या कोई अदर वेबसाइट है या फिर कोई अदर बिजनेस वेबसाइट है। तो करंट टाइम में अभी हमारा जो वेबसाइट है वो ब्लॉग ही है, तो हम इसको ब्लॉग को सेलेक्ट रखेंगे। वेबसाइट का नेम इसने ऑटोमेटिक ले लिया है लाजो गेम, तो लाजो गेम हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसको रहने देते हैं। यदि आपकी साइट पे कोई अल्टरनेटिव नेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, फिलहाल अभी हमारे ऐसा कोई नेम नहीं है, हम इसको ब्लैंक करेंगे। पर्सनल, यहाँ पे देखिए पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे पूछ रहा है, तो लाजो गेम इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे लोगो आपकी केस में नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, लोगो फॉर गूगल, इसमें ऐड अपलोड फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक लोगो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा, तो इसलिए इशू हो रहा है। यहाँ पे आपको लोगो को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ओके, डिफ़ॉल्ट शेयरिंग इमेज, ये भी आपके केस में ऐसा रहेगा, तो आपको क्या करना है, कोई भी जो भी आपकी साइट की मेन इमेजेस हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरी गेमिंग वेबसाइट है तो यहाँ पे मैं कोई गेम का इमेज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी आप होम पेज को आप शेयर करते हो तो होम पेज या कोई भी आर्टिकल जब भी आप शेयर करोगे वहाँ पे यदि मान लीजिए थंबनेल इमेज आपने नहीं लगाई उस आर्टिकल में या उस पेजेस में, तो ये ऑटोमेटिक उसमें ये वाली इमेज को शो करा देगा। ठीक है, और ये आपका ओजी में भी काम करता है, मतलब ओपन ग्राफ जो इमेजेस होती है वहाँ पे भी ये आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया है। अभी सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इसको गूगल एनालिटिक्स से आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे मत ही करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये ज़्यादा डेटा रियल टाइम का डेटा फेच कर नहीं पाता है और सबसे बड़ी बात ये कि ये ज़्यादा डेटा दिखाता है नहीं। तो हम फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं। हम गूगल एनालिटिक्स या मतलब इसको गूगल से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमको गूगल एनालिटिक्स के लिए हमारा साइट किट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइट किट में हमको सारा डेटा रियल टाइम का डेटा हमको दिख जाता है। ठीक है, पर ये दिखाता है रियल टाइम का ही है, पर उतना एक्यूरेट ये नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो तो आप रख कर सकते हो, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। एंड सेव कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ है, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही सेट करके रखना है। ठीक है, और ये कैटेगरी, यदि आप साइट में जो मतलब साइट मैप में यदि आप कैटेगरी को भी ऐड करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से यस कर दो, तो मैं यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो ऐसा रहेगा, ठीक है? तो नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव, इसको आप ये डिफ़ॉल्ट आपका ऑन ही रहेगा, जिसको ऑन ही रहने देना है। और नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक इसको भी ऑन कर देना है। और जो ओपन एक्सटर्नल लिंक क्या है इसको भी ऑन कर देना है। अब इनका मैं मतलब बता देता हूँ। देखिए, जो पहले वाले का मतलब ये होता है कि आपकी कोई कैटेगरी है या कोई आपका आर्काइव वाला पेजेस है, जो कि मतलब नो इंडेक्स ही होना चाहिए, क्योंकि गूगल में यदि वो इंडेक्स करेगा तो आपकी साइट को कचरा कर देगा। कुल मिलाकर के आप जितने भी टैग आप टारगेट करेंगे अपने आर्टिकल्स में, यदि वो टैग गूगल में जाकर के रैंक होते हैं, तो उन टैग्स में कोई क्लिक करेगा तो उस आर्टिकल तक नहीं पहुँचेगा, बल्कि पर्टिकुलर उस वो आर्काइव वाले पेज में पहुंच जाएगा जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स शो कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, यूजर आपका बैक हो सकता है। तो इसको नो इंडेक्स ही करना सही रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आप इसको ऑफ कर देते हैं तो गूगल में आपका डुप्लीकेट कंटेंट का एक इशू क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से तो इसको आप ऑन ही करिए तो ज़्यादा सही है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, इसको ऑन करने से ये होता है कि जितने भी आप एक्सटर्नल लिंक टारगेट करेंगे अपनी वेबसाइट में, लिंक्स लगाएंगे अदर वेबसाइट्स के, ये उसको ऑटोमेटिक जो है तो नो फॉलो में कन्वर्ट कर देगा, जो कि अच्छी बात है। एक्सटर्नल लिंक को हमेशा नो फॉलो ही करना चाहिए। हाँ, यदि कोई आप ऐसी कोई किसी को आप बैकलिंक वगैरह दे रहे हो, जो कि आप किसी से डील करके बैकलिंक दे रहे हो, तो वहाँ पे आप उसको डू फॉलो कर सकते हैं। और इस केस में डिफ़ॉल्ट रूप में आप इसको नो फॉलो ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इससे होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक्सटर्नल लिंक दे दी, कल को जो आपने एक्सटर्नल लिंक दी है वो लिंक आपकी ब्रोकन हो गई, मतलब बंद हो गई, मतलब चल नहीं रही है, तो आपने दे रखा है डू फॉलो लिंक्स। और जब भी गूगल के बोट्स आपकी साइट को क्रॉल करेंगे तो वो ये पाएंगे कि आपकी साइट्स में ये जो लिंक दिया गया है वो चल ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे आपकी साइट में टेक्निकल इश्यू के टाइम में वो आपको एरर शो करेगा कि आपकी साइट में इतने एक्सटर्नल ब्रोकन लिंक्स हैं। तो नो फॉलो कर देंगे तो क्या होगा कि गूगल उसको इग्नोर कर देगा। फॉलो मतलब जो भी सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और नो फॉलो मतलब जो भी सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं वो उसको नो फॉलो करेंगे। एग्जाम मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, पर ये है, ये यूजर्स के लिए नहीं होता है, ये होता है आपके जो सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं, ये उनके लिए होता है। ठीक है? इसके बाद ओपन एक्सटर्नल लिंक न्यू टैब या न्यू न्यू विंडो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप एक्सटर्नल लिंक लगाएँगे, तो ये ऑटोमेटिक उसको नेक्स्ट टैब में ओपन करेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए यदि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये इसको इसी पेज में ओपन नहीं करेगा, ये इसको नेक्स्ट पेज में ये ओपन कर देगा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन करके रखना है, ठीक है? एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना, तो जियो की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, इसके कारण से नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। ठीक है? तो अभी क्या है, ये हम यहाँ पे हम आ चुके हैं, अभी आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, मतलब ये प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। अभी क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सेव सेटअप एडवांस ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आया है रोल मैनेजर का। रोल मैनेजर को इसको आप ऑन रखना चाहते हो तो आप ऑन रख सकते हो। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी को परमिशन दे रहे हो, आपको कोई कंटेंट राइटर है या कोई आप किसी से एसईओ करवा रहे हो, तो कुछ भी करवा रहे हो, तो यहाँ पे उसके रोल के हिसाब से आप परमिशन दे सकते हो कि किस रोल में कौन कौन सी परमिशन होगी। एग्जाम्पल के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको फुल परमिशन है। यदि मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट में कोई एडिटर का काम करता है, तो उसको कौन कौन सी परमिशन देनी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है? ऑथर यदि है, उसको कौन सी परमिशन देनी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यदि कोई कंट्रीब्यूटर है, उसकी परमिशन देनी हो आप सेट कर सकते हो। कोई सब्सक्राइबर है, उसको जो परमिशन देनी हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो है तो मैं इसको ऑफ करके ही रखूँगा। एंड सेवन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। । . 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
अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है 404 मॉनिटर एंड रिडायरेक्शन का। इसको आपको ऑन करके ही रखना है। इससे क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए आपकी वेबसाइट में कोई एक ऐसे परवा लिंक है या कोई ऐसा पोस्ट है जो आपने लिंक चेंज कर दिया है, या किसी भी कारण से वो लिंक जो है अब नहीं रहा, तो ये गूगल में जब भी कोई यूज़र विजिट करेगा तो वहाँ पे 404 का एरर शो करेगा। ठीक है? तो ये रैंक मैथ क्या करेगा, रैंक मैथ आपको ये डेटा दे देगा कि आपकी साइट में इतने 404 वाले लिंक्स हैं। तो इससे क्या होगा, आप उसको ट्रैक करके और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो इसको ऑन करके रखना है। और जो रिडायरेक्शन वाला फीचर है ये ऐसे काम करता है, एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई एक आर्टिकल है या कोई पोस्ट है, आपका उसका जो लिंक्स है अभी पुराना लिंक है, अब आपने उसका एसईओ किया और उस टाइम में जो है तो आपको लिंक्स चेंज करनी पड़ी। तो ये क्या करेगा, जो पुराने लिंक्स होगी और जो नई लिंक्स होगी ये उनको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब पुरानी लिंक्स यदि मान लीजिए गूगल में इंडेक्स हो गई है और उस लिंक्स पे कोई यूज़र आता है तो ऑटोमेटिक वो नए लिंक्स पे चला जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम को दिए हुए। वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इन दोनों को ऑन करके ही रखना है एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आता है स्कीमा टाइप, स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एल्गा क्लाउड। ठीक है? तो इंटरनेट की स्पीड से आप पता कर सकते हो कितना स्लो इंटरनेट है, अभी तक घूमे जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको ये जो दिख रहा है इस तरीके से जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, देखिए दिखाता हूँ। ऐसा जो रिजल्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से, पहला तो यहाँ पे साइट का नाम आ रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ पेजेस के आ रहे हैं, कुछ मेनूज़ के आ रहे हैं। तो ऐसा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं साइट स्कीमा। ठीक है? तो स्कीमा कई टाइप्स का होता है, एक टाइप्स का नहीं होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्कीमा के। पर यहाँ पे जो स्कीमा मार्कअप स्कीमा टाइप्स है, अभी हमारा जो आर्टिकल है वो ब्लॉग पोस्ट का आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल ही साइट का है तो गेमिंग साइट पर आर्टिकल, हम इसमें आर्टिकल ही दे रहे हैं। ठीक है? तो इसने डिफ़ॉल्ट में आर्टिकल को ही इन ब्लॉग स्पॉट को इसने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि गुड है। आप आर्टिकल स्कीमा भी आप रख सकते हो। ठीक है? पर आर्टिकल स्कीमा में क्या होता है, आर्टिकल स्कीमा में एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे न्यूज़ आर्टिकल यदि मैं सेलेक्ट करूँगा तो न्यूज़ आर्टिकल की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि डेली इतने आर्टिकल्स पब्लिश होने चाहिए या पब्लिश होते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक मतलब सेट होगा आकलन। ठीक है? पर ब्लॉग स्पॉट में क्या होता है, ब्लॉग स्पॉट में आज आर्टिकल पब्लिश किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर 3 दिन बाद फिर से किया, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ब्लॉग स्पॉट्स ही कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? फिर टाइप्स ऑफ पेजेस, तो इसको आर्टिकल ही सेट रहने देना। ठीक है? यदि मान लीजिए आपकी आपकी मान लीजिए कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हालाँकि यहाँ पे मैं यदि न्यूज़ टाइप करूँगी तो नहीं आएगा। आपको न्यूज़ वेबसाइट में आपको आर्टिकल ही सेट करके रखना है, पर यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल आपको रख देना है, ऐसा कर देना है। ठीक है? मेरा ब्लॉग है तो यहाँ पे मैं ब्लॉग ही रखूँगा। अब ये पेजेस के लिए है तो पेजेस में क्या होता है, पेजेस में आपके आर्टिकल्स नहीं होते, पेजेस में आपके नॉर्मल या तो अबाउट अस, कंटेंट अस, ऐसे-ऐसे पेजेस होते हैं। तो आर्टिकल्स तो नहीं कहलाएँगे, मतलब वो ब्लॉग पोस्ट तो नहीं कहलाएगा, वो आएगा आर्टिकल के अंदर ही आएगा। ठीक है? तो उनको आर्टिकल ही करना है, सॉरी। जो आपके पेजेस होते हैं वो आपको पोस्ट के अंदर नहीं आता है, वो आपका आएगा आर्टिकल के अंदर। पर जो आपके पोस्ट होते हैं उसमें होती है इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आएगी आपका पोस्ट के अंदर आएगा। ठीक है? पर न्यूज़ आर्टिकल में क्या होता है, न्यूज़ आर्टिकल में आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी देते हो और लॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हो, पर न्यूज़ आर्टिकल की एक फ्रीक्वेंसी होती है। लाइक कि मान लीजिए कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो उसमें डेली आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं ब्लॉग स्पॉट में डेली आर्टिकल पब्लिश होंगे। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप सेट कर सकते हो, पर न्यूज़ आर्टिकल के लिए आप न्यूज़ आर्टिकल ही रखना। ठीक है? अभी सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है? अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ बेसिक सेटिंग आपको यहाँ पे फिर से करनी है।
तो यहाँ पे जैसे थोड़ा नीचे आएँगे और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे इमेज एसईओ वाला जो बटन है इसको आपको ऑन कर देना है। ये जो बटन है ना कंटेंट एआई, इसको आप ऑफ भी करोगे तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ये मतलब फ्री नहीं है, ये फ्री कुछ ही क्रेडिट इसमें देगा, 1 या 2 क्रेडिट। ये बोल रहा है कि फ्री में 15 एआई क्रेडिट मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऑन रख सकते हो। आप ऑफ भी रखे हुए हो तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस इससे पड़ने वाला है नहीं, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ये 404 मॉनिटर ऑन है तो इसको ऑन ही रखना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आना है, इसको इमेज एसईओ वाला ऑन कर देना है। लोकल एसईओ यदि आप रखना चाहते हो, अब मान लीजिए आपकी कोई बिज़नेस वेबसाइट है और आप उसको लोकल ही रैंक कराना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, पर यहाँ पे हमारी ब्लॉग वाला आर्टिकल है तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपको बाकी सब कुछ ठीक ही है, साइट में भी ऑन है। ठीक है? चलिए, अभी मान लीजिए यदि आप वेब स्टोरी भी पब्लिश कर रहे हो ना तो इसको ऑन कर देना है, ठीक है? और यदि आपकी ई-कॉमर्स साइट है तो इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जनरल वाली सेटिंग पे आना है इधर। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स, इसको आपको ऑफ ही रखना है। ठीक है? इसको आप ऑन कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई एक्सटर्नल इमेज लगा रहे हो, ठीक है? बाहर से होता है ना कि मान लीजिए कोई इमेज है, आपने उस इमेज को एज़ अ यूआरएल की तरह आपने अपनी वेबसाइट में लगाया है, पेस्ट करके लगाया है, सोर्स के थ्रू लगाया है, तो ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक नो फॉलो कर देगा। ठीक है? मैं बताता हूँ कैसे बताता हूँ, देखो। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए ये कोई कंप्यूटर की वेबसाइट है। अब मुझे ये इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने सर्वर के अंदर इसको अपलोड ना करूँ, पर ये शो करती रहे। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस पे मैं क्लिक कर दूँगा और मैं वेबसाइट के अंदर जाऊँगा इधर और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट किया। अब ये देखिए इमेज आ गई, पर ये इमेज अभी जो मैं दूसरी साइड से उठा के दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको मालूम पड़ेगा। गेम में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? इधर इमेज में आऊँगा। अब आप मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज चाहिए टेम्पल रन की। एक बार मैं इस इमेज वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, इमेज को सेलेक्ट किया, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल एंड ओके। ये देखिए इमेज आ गई। अब मैं इसको करता हूँ पब्लिक, पब्लिश कर दिया इसको मैं। एक बार इंटरनेट की स्पीड तो चेक कर लेते हैं। एक तो ये लोग रिचार्ज का प्लान तो बढ़ा देते हैं पर ये क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते। पता नहीं इनको क्या दिक्कत हो जाती है। देखो 3-4 MB की स्पीड आ रही है, शर्म आनी चाहिए जियो वालों को। ठीक है? अभी यहाँ पे व्यू पोस्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो इमेज आ रही है, इमेज तो आ चुकी है, पर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड ओपन इमेज ए न्यू टैब में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दूसरा यूआरएल है, हमारे वेबसाइट का यूआरएल नहीं है। तो इस यूआरएल को, ये वाला जो फीचर है, ये वाला जो फीचर है, इस यूआरएल को जो है तो ऑटोमेटिक नो फॉलो कर देगा। ठीक है? अब एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव चेंजेस। इसको यहाँ पे आते हैं, परसॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएंगे, एक बार इसको करेंगे रिलोड। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि नो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 मिनट।
आई थिंक अभी कैचे का इशू है, इसलिए अभी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे नो रेपर करके आएगा, ठीक है। नो फॉलो जो नो रेपर टैग्स होता है ना, ये वहाँ पे लिख ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे जो फीचर है, ये साफ साफ बोल रहा है कि ये जो आपकी एक्सटर्नल इमेजेस होती है, जो कि आप डायरेक्ट यूआरएल से उठाते हो, ठीक है, ये डायनेमिक तरीके से उसको ऑटोमेटिक ये नो फॉलो कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपने डोमेन वगैरह नो फॉलो करवाना है, तो आप यहाँ से इसको जो है तो रख सकते हो, ठीक है। अभी ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर ऐसा फीचर है कि अभी देखो यहाँ पे जो आपने ये जो दो फीचर सेट करके रखे हुए हैं ना, इससे क्या हो रहा है कि सभी एक्सटर्नल यूआरएल को ये नो फॉलो में कन्वर्ट कर देगा। पर मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल किसी से आपने गेस्ट पोस्ट करवाया है, या किसी को आप बैकलिंक दे रहे हो और वहाँ पे उस बंदे को आप ये बोल रहे हो कि मैं आपको अपनी वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक दूंगा, तो आप चाहते हो कि मैं लिंक से लगा दूं और ये डू फॉलो बैकलिंक में जाए। तो एक तो पहला तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप करता हूँ, और यहाँ पे जब आप लिंक लगाओगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं इसी लिंक को लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, एडवांस में आओगे, देखो स्पॉन्सर्ड का नो फॉलो का है। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर में करोगे, तो जब भी आप गेस्ट पोस्ट आप करते हो, किसी से आप पैसे लेते हो लिंक्स लगाने के लिए, तो यहाँ पे आपको हमेशा स्पॉन्सर्ड ही करना है। स्पॉन्सर करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसको स्पॉन्सर में काउंट करेगा और साथ ही डू फॉलो में भी काउंट करेगा, ठीक है। नॉर्मल छोड़ दोगे, नॉर्मल छोड़ दोगे तो नॉर्मल में भी उसको ये डू फॉलो में काउंट करेगा। पर यदि आप नॉर्मल ऐसे छोड़ दोगे ना, तो ये वाला जो फीचर आपने दो ऑन करके रखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक उसको नो फॉलो में कर देगा। तो क्या कर सकते हो कि उस वेबसाइट का जो यूआरएल है, वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो डोमेन नेम, तो ये क्या करेगा, उसको ये इग्नोर कर देगा। एक्सक्लूड वाले में यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। चलो, इसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आना है ब्रेड कम में। ब्रेड कम में क्या है कि आप इसको ऑन कर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ब्रेड कम का मतलब ये होता है कि जो आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने तो ऑफ करके रखा हुआ है सेटिंग से, मतलब सीएसएस से मैंने हाइड कर दिया है। होता क्या है कि ब्रेड कम में स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। जैसे मान लीजिए होम है, ठीक है, अब ये होम का हो गया, फिर यहाँ पे कोई कैटेगरी आ गई, फिर यहाँ पे कोई आर्टिकल आ गया, पोस्ट आ गया, ऐसे। तो ये होता है ब्रेड कम। तो ब्रेड कम में क्या होता है कि आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मैंने ब्रेड कम को ही हटा के रखा हुआ है, मतलब सीएसएस से मैंने हाइड कर दिया, मैं यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है तो मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। इसके बाद यहाँ पे आप इमेजेस वाले बटन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप जो है तो एल्टी इमेज और ये दो ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर देना। एंड सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक करते हो। अच्छा, एक बात और बतानी है, ब्रेडकम वाला फीचर यदि आप ऑन करते हो तो ज़रूरी नहीं है आप ऑफ रखो या ऑन रखो, ठीक है। यदि आप ऑन करते हो तो इससे क्या होता है, जो मतलब जो बॉट्स होते हैं उनको थोड़ा पहचानने में थोड़ा हेल्प हो जाती है कि आपका आर्टिकल कहाँ कहाँ से है। पहले होम पेज से है, फिर कैटेगरी के अंदर है, फिर उसके अंदर पोस्ट है, ठीक है। हालांकि वो चीज़ वो साइट मैप से भी पता कर लेगा, ज़रूरी नहीं है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो बॉट्स होते हैं वो आपके साइट मैप से भी मालूम कर सकते हैं कि ये आर्टिकल किस कैटेगरी के अंदर का आता है। इसके बाद क्या करना है, आपको इधर आना है रोबोट डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। अदर्स वाले फीचर में आना है, ये भी आपका डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ब्लॉक वाला सेक्शन भी डिफ़ॉल्ट रहेगा। एच टी एक्सेस इसको आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि यदि आपने ज़रा से भी गलती कर दी तो आपकी साइट बंद हो सकती है, ठीक है। कंटेंट एआई इसको आपको छोड़ देना है। रिडायरेक्शन वाला जो फीचर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना है। और ये डिफ़ॉल्ट 404 में ही आप रखना। इससे क्या होगा, आपका रिपोर्ट मिलता रहेगा कि कौन सा आपका आर्टिकल 404 के अंदर है। इसके साथ ही यहाँ पे आप इसको रिडायरेक्ट टू होम पेज भी कर सकते हो। एग्जांपल के लिए कोई भी आपका ऐसा आर्टिकल है जो मतलब 404 में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक इसको होम पेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, 404 में आपको ये सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा।
अब इसके बाद जो है तो यहाँ पे कस्टम रिडायरेक्ट भी आप करा सकते हो। मान लीजिए कोई आपने कोई कस्टम 404 का पेज बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप इसको सेट करा के रख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 404 मॉनिटर में आना है और यहाँ पे इसको सिंपल ही रहने दो, कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे, ठीक है। चलो, एंटिक्स वाले में यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। टाइटल एंड मेटा वाली सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये ठीक ही है, मतलब ऑन ही है तो इसको ऑन ही रख करके रखना। लोकल इश्यू हमारे काम का नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। सोशल मेटा, आप यहाँ पे आपके जो सोशल यूआरएल्स होते हैं, फेसबुक का हो गया और इसके साथ ही जो है तो ट्विटर वगैरह का होगा, आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे होम पेज में हमारा होम पेज की सेटिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं होम पेज को इसको ये जो रिबोट मेटा है इसको ऑन कर दूँगा और यहाँ पे जो मैंने कस्टम होम पेज नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ से मैं होम पेज का जो टाइटल वगैरह है वो मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा वेबसाइट का नाम। तो मैं एक बार नोटपैड में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट, यहीं प्ले ऑनलाइन गेम फ्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं टैग लगाऊँगा सेपरेटर का, रुकना 1 मिनट, और यहाँ पे मैं दूँगा साइट या फिर दे देता हूँ फ्री ऑनलाइन गेम। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ये दे दिया है। अभी आपका जो होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आप जनरेट कर लोगे। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब ये होता है कि आपकी जो साइट का जो टाइटल होता है वो आपको जनरेट करना है। तो मैं मेरे केस में जनरेट कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं चैट जीपीटी में आऊँगा, चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट है मेरे पास, सो मैं इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं टारगेट कीवर्ड में अपना वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ, 1 मिनट, लाइजो गेम एंड डेटा के अंदर जो है तो यहाँ पे आऊँगा। एक बार होम पेज में आऊँगा। ये जो प्रॉम्प्ट है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। एक आर्टिकल यहाँ पे खाली आ रहा है, हमने डेमो आर्टिकल पब्लिश किया था तो हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, ट्रेस कर देते हैं इसको एंड ये पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्रॉम्प्ट है उसको ये मालूम पड़ेगा, थोड़ा बहुत डेटा मिल जाएगा उसको, तो समझने में थोड़ा उसको आसानी रहेगी। अब इसको हम इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हो इसने जो डिस्क्रिप्शन बनाना है इसने चालू कर दिया है। तो जो वैसे तो इसने सभी अच्छे बनाए हैं, पर यहाँ पे मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, ठीक है, जैसे पहला वाला। अब हमारा डिस्क्रिप्शन तैयार हो चुका है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, किधर गया, इधर पे हूँ, टाइटल मेटा में, यहाँ पे होम पेज में आएंगे, इधर पेस्ट कर देंगे और हम यहाँ पे वेबसाइट का नेम यहाँ पे हम कॉपी करके रख देते हैं। यहाँ पे देंगे सेपरेटर और फ्री ऑनलाइन गेम। ठीक है, हमने ये दे दिया है। अभी क्या करना है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे जो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी किए हो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ताकि फेसबुक में जब भी आप शेयर करो अपना होम पेज, तो फेसबुक में भी ऑटोमेटिकली ले लेगा। थंबनेल लगाना है तो थंबनेल में मैं लगा देता हूँ एक कोई गेमिंग का, जो भी आपकी वेबसाइट का मेन थंबनेल हो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं गेमिंग कोई एक गेम का थंबनेल मैं लगा रहा हूँ। एंड सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक करोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पहले।
यहाँ पे आप हल्का सा ध्यान देना, जैसे मैं कर्सर को छोड़ दूँगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, लाजो गेम ऑनलाइन गेम फ्री, ठीक है? अब यहाँ से मैं सेव चेंजेस वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इसको एक बार पर सॉल्व करूँगा। अब देखो इधर आ चुका है ना? यहाँ पे यदि आप व्यू सोर्स वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक लगा दिया है, ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये तो ओजी का हो गया, और दूसरा मेन साइट टाइटल ये हो गया। ये देखिए, ये वाला, ठीक है? अब इसके बाद पोस्ट फॉर्मेट को आपको छोड़ देना है, डिफ़ॉल्ट ही रखना है, ऑथर में आना है, ऑथर को नो इंडेक्स है, ठीक है, अच्छी बात है। विक पेजेस में आना है और यहाँ पे इन तीनों को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपके सब पेजेस होते हैं ना, ये उसको नो इंडेक्स कर देगा, ठीक है? और जो आपके पेजिनेटेड सिंगल पेजेस होते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक यूआरएल बन रहा है, पेज 1, पेज 2 करके, तो इसको नो इंडेक्स कर देगा। और जो आपका, मान लीजिए आपने कोई लॉगिन वाला सिस्टम दे रखा है, तो ये भी उसको नो इंडेक्स कर देगा, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? एंड सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे आप पोस्ट वाले सेक्शन में आओगे। पोस्ट वाले सेक्शन में कुछ नहीं करना है, सीधा ये डिफ़ॉल्ट ऑन ही है, तो उसको ऑन ही रख, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना, यहाँ पे इंडेक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? बाकी कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक कर दो इधर आ करके। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको पेजेस वाले सेक्शन के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको जो है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर देना है। बाकी आपको सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अटैचमेंट में आना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कैटेगरी में आना है, यहाँ पे इसको कैटेगरी को आप इंडेक्स कराना चाहते हो, मेरे केस में मैं कराना चाहता हूँ। मैं इसको इंडेक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना। टैग को आप इंडेक्स कराना चाहते हो, मेरे केस में मैं इंडेक्स कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी गेमिंग वाली वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि टैग वगैरह भी रैंक हो, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक बढ़े। देखो, टैग इंडेक्स कराना ना इंडेक्स कराना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होता है, टैग को यदि आप इंडेक्स कराते हो, तो थोड़ा बहुत आपके साइट में जो ट्रैफ़िक आप बढ़ने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब ट्रैफ़िक थोड़ा बढ़ता है टैग को इंडेक्स कराने से। पर टैग को इंडेक्स कराने से घाटा ये भी है कि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट का इशू जनरेट होता है सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है? तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको मैं इंडेक्स ही कराऊँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके भी देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको इंडेक्स ही कराऊँगा, आप इसको नो इंडेक्स में कर सकते हो। और मेरे मेरे लिए तो ये जो वेबसाइट है, वो एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट है, तो मैं इसको इंडेक्स ही कराऊँगा, तो ज़्यादा सही रहेगा। सेव चेंजेस वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। चलो, हो गया है। मुझे लग रहा था 1 साल लग जाएँगे रिलोड होने में। ठीक है? अभी साइट नंबर वाली सेटिंग्स पे आते हैं, बस लास्ट सेटिंग हमारी बची हुई है। साइट मैप में क्या है कि इधर आप क्लिक करोगे, ये आपका रहा साइट मैप का यूआरएल। तो आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप है, वो यहाँ पे आ चुका है। देखो, यहाँ पे जो भी सर्च इंजन के बोर्ड्स होते हैं, वो साइट मैप के थ्रू ही विज़िट करते हैं, तो आपका साइट मैप ठीक रहेगा, तो आपके आर्टिकल वगैरह भी इंडेक्स होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। पोस्ट वाले सेक्शन में एचटीएमएल साइट मैप ऑन है, ठीक है, अच्छी बात है। और पोस्ट वाले सेक्शन में ये भी ऑन है, पेजेस में भी ऑन है, कैटेगरी में भी ऑन है। टैग इसको आप ऑफ ही रखो तो ज़्यादा सही है। इसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग, अभी ये हमारे काम का नहीं है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो इंडेक्सिंग होती है एपीआई के थ्रू यदि आप करवाते हो,
तो फास्ट हो जाती है, वो हम बाद में करेंगे। 404 मॉनिटर में क्लिक करेंगे, जितने भी आपके 404 वाले यूआरएल होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हो, कुछ ऐसे पुराने यूआरएल थे जो इसने 404 के अंदर काउंट करके रखे हुए हैं, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो, पर यह टेक्निकल इश्यू के अंदर आएगा, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर रीडायरेक्शन वाले फीचर में आओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई नया यूआरएल जो है मैनुअल तरीके से आप इसको रीडायरेक्ट करवा सकते हो, पुराने यूआरएल से नए यूआरएल में। टेम्परेरी रखना है, परमानेंट रखना है, आप वो डिसाइड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एसईओ एनालाइज़र, यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे यदि आप स्टार्ट एसईओ एनालाइज़र में क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट का एक कंप्लीट एसईओ स्कोर यहाँ पे ये बता देगा कि कितना स्कोर आया है। मेरे केस में यहाँ पे 85 स्कोर आया है, आप देख सकते हो। और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये बोल रहा है कि H1 टैग नहीं है, ठीक है। आपकी साइट में जो होम पेज है उसमें H1 टैग नहीं है। मेरे केस में जो मेरा होम पेज है वो नॉर्मल थीम के बेस पे ही है, तो H1 हम मैनुअल उसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोडिंग के थ्रू तो कर ही सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये फोकस कीवर्ड में यहाँ पे कुछ इशू आ रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे एक इशू आ रहा है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सर्च कंसोल बोल रहा है कि आपका जो साइट है वो सर्च कंसोल से लिंक नहीं है, रैंक मैच जो है सर्च कंसोल से लिंक नहीं है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सर्च कंसोल में तो हमने इसको सबमिट कर दिया था। ओके, सर्च कंसोल में हमारा वेबसाइट सबमिट है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे सर्च कंसोल के बारे में, कि सर्च कंसोल में हम वेबसाइट को कैसे सबमिट करेंगे, साइट मैप कैसे सबमिट करेंगे, रेबो.txt कैसे हम जनरेट करते हैं सही तरीके से, रेबो.txt हम कैसे बनाएंगे, और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते